हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि वर्णमाला से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ए 50, बी 52, सी 53 और डी 51। तो बेटा हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो होती है बेटा 52। अब ये 52 कैसे होती है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बेटा 11 होते हैं हमारे स्वर, ठीक है, 2 होते हैं अयोगवाह, ठीक है बेटा, 25 होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, ठीक है, 4 होते हैं बेटा हमारे अंतिस्थ, ठीक है बेटा, 4 होते हैं हमारे संयुक्त वर्ण, ठीक है, और 4 होते हैं हमारे उष्ट व्यंजन, ठीक है बेटा, और 2 होते हैं हमारे द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ठीक है बेटा। इसे बताने का मेरा आशय यह है बेटा, कभी कभी पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या बेटा 11 होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने होते हैं बेटा? अयोगवाह 2 होते हैं, अंग और अंगा। कौन कौन से होते हैं? अंग और अंगा, जिन्हें आप अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? वो जो आपके 5 वर्ग होते हैं, का, चा, ता, ता, पा, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, 25 होते हैं। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, ठीक है। 4 आपके अंतिस्थ होते हैं। कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये 4 आपके अंतिस्थ होते हैं। 4 आपके संयुक्त वर्ण होते हैं बेटा। कौन कौन से होते हैं संयुक्त वर्ण? छ, त्र, ग और स्र, ये आपके संयुक्त वर्ण होते हैं। ऊष्म, ऊष्म कौन कौन से होते हैं बेटा? श, श, स और है, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। द्विगुण होते हैं बेटा ड और ढ, ठीक है बेटा। ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके द्विगुण होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से बेटा टोटल मिलाकर आपके 52 वर्ण होते हैं। चलिए आप एक बार काउंट कर लेते हैं। 11 2 13, 13 और 25 कितने होंगे बेटा? 38, 38 और 4 42, 42 और 4 46, 46 और 4 50 और 50 और 2 52। तो इस तरह से बेटा आपकी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। एक क्वेश्चन में हमने आपको लगभग 7 क्वेश्चन करा दिए, 7 प्रश्नों के उत्तर हमने एक प्रश्न में आपको बता दिए। चलिए बेटा अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? ठीक है बेटा, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए वर्ण, बी उच्चारण, सी पद और डी शब्द। तो बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह ध्वनि है जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, ठीक है। वर्ण ही भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखते हैं बेटा जो बाकी विकल्प दिए हुए हैं। उच्चारण किसे कहते हैं? किसी भी चीज के उच्चारित करने के तरीके को उच्चारण कहते हैं, ठीक है। पद किसे कहते हैं? अब देखिए बेटा, ये मैंने लिखा राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने खाना, और ये लिख दिया मैंने खाता, और ये लिख दिया मैंने है। अब देखिए बेटा, ये है शब्द। राम क्या है? राम अपने आप में एक शब्द है, खाना अपने आप में एक शब्द है, खाता अपने आप में एक शब्द है, और है अपने आप में एक शब्द है। अब जब मैं इन चारों को मिलाकर एक परिवार बना दूंगी, परिवार से मतलब एक वाक्य बना दूंगी, जैसे राम खाना खाता है, तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द पद बन गया। यानी कि जब तक शब्द स्वतंत्र होता है तो वो शब्द होता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम शब्द कहते हैं, और वो शब्द जब तक अकेला होता है शब्द होता है। जैसे ही वो वाक्य में चला जाता है, यानी कि वाक्य रूपी परिवार में चला जाता है, वैसे ही प्रत्येक शब्द अपने आप में पद बन जाता है। जैसे आप अपने परिवार में रहते हैं, तो अगर आप समाज में है तो आप एक लड़का है या एक लड़की है, लेकिन यदि आप परिवार में है तो आप किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी के
बेटे हैं, किसी के पोते हैं, आपको एक पद मिला होता है, वैसे ही शब्दों का भी होता है बेटा। ये देखिए, राम यहाँ पे अकेला एक संज्ञा था, ठीक है, शब्द था, अपने आप में एक शब्द था। राम संज्ञा ही है, अपने आप में एक शब्द था। खाना था, खाता है, खाता भी शब्द था, है भी शब्द था। जब इन्होंने एक वाक्य बनाया, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। तो बेटा इसमें हमने आपके 2 क्वेश्चन और करा दिया कि शब्द क्या होता है। जब तक कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है, तब तक वो शब्द ही रहता है, जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग किया जाता है वो पद बन जाता है, ठीक है। चलिए बेटा अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। 4 विकल्प दिए हैं बेटा। ए संयुक्त स्वर, बी मूल स्वर, सी गुरु स्वर और डी लघु स्वर। तो बेटा जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है, पहले आपको प्रश्न ठीक से पढ़ना है, उन्हें क्या कहते हैं, यानी कि कुछ बड़ा ही होगा, बड़ा मतलब गुरु। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं, ठीक है। जिनमें 1 मात्राएं लगती हैं उन्हें हम लघु कहते हैं। जो जो स्वर का प्रकृति रूप है उसे हम मूल स्वर कहते हैं, और जो 2 वर्णों के संयोग से बनता है उसे हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अब देखिए बेटा इसमें हमने आपको 4 प्रश्न करा दिए हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर मिल गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगते हैं उन्हें गुरु स्वर कहते हैं, ठीक है बेटा। और गुरु देखिए बेटा, ये जो ये चिन्ह होता है ये गुरु का होता है, ठीक है, ये लघु का होता है, ठीक है। इसका मतलब 1 मात्रा और इसका मतलब 2 मात्रा, ठीक है। जिनके ऊपर ये मात्रा लगती है वो गुरु होती है, जिनके ऊपर ये मात्रा लगती है 1 मात्रा वो लघु होते हैं। 2 वर्णों के संयोग से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम संयुक्त स्वर कहते हैं, ठीक है। और मूल स्वर जो स्वर की प्रकृति अवस्था होती है उसे हम मूल स्वर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें से समवृत स्वर कौन सा है। 4 विकल्प है बेटा, ओ, ई, औ और ए। यानी कि अगर हम देखें तो ए ओ, बी ई, सी औ और डी ए। तो बेटा समवृत स्वर कौन से होते हैं, पहले तो ये जान लो। वो स्वर जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बहुत ऊंचा बोल सकते हैं और जीभ को तालव्य के पास ले जाते हैं। तालव्य मतलब तालु होता है, दांतों के ऊपर जो हमारा हिस्सा होता है, ये यहाँ पे जीवा लगती नहीं है हमारी जीवा, केवल हम अपनी जीवा को उसके पास ले जाते हैं और जब तेज स्वर में बोलते हैं वो स्वर समवृत स्वर कहलाते हैं। और वो क्या है, ई। आप ई को कितना भी तेजी से बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न संख्या 5, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं। 4 विकल्प है बेटा, ए व्याकरण, बी बोली, सी व्यंजन और डी स्वर। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है बेटा उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्वर। और हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, 11। कितनी होती है, 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा, टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है बेटा। 2 प्रश्न आपके यहाँ हो जाते हैं। एक तो ये कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। आप देखिए स्वतंत्र रूप से कैसे किया जाता है। जैसे बेटा स्वर कौन से होते हैं, स्वर हमारी मात्राओं के साथ जो हम प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने ए लिखा, ए, तो मैं ए को ए ही बोलूंगी, इसके साथ किसी भी चीज को मिलाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैंने लिखा कै, मैंने बोला कै। आप देखिए कै के पीछे ए का साउंड आ रहा है, यानी कि यदि मैं कै को कै का विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा, कै हलंत वाला कै प्लस ए, तब जाके ये पूर्ण कै बनता है। यानी कि इस कै, इस व्यंजन को बनाने के लिए हमने ए की सहायता ली, यानी कि ये स्वतंत्र नहीं बोला जाता। इसे बोलने के लिए यानी कि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 6, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में मैंने आपको अभी भी बताया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। विकल्प ए 11, बी 10, सी 13 और डी 9। तो बेटा मैंने क्या बताया था, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 11, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बेटा ये प्रश्न बार बार घूम के आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा स्वरों की संख्या कितनी है। चलिए 4 विकल्प है, ए 11, बी 13, सी 9 और डी 10। और मैंने आपको क्या बताया था बेटा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है बेटा 11। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8, जो ध्वनिया जो ध्वनिया ना तो स्वर है ना व्यंजन, इन्हें क्या कहते हैं। 4 विकल्प है बेटा, अस्वर, बी अस्वर व्यंजन, सी उभय स्वर और डी अयोगवाह। तो बेटा हिंदी में जो ध्वनिया ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। जिसमें किसी का योग नहीं होता, जो किसी के भी योग से नहीं बनता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। और हमारे 11 स्वर होने के बाद, जब हमारे 11 स्वर होते हैं, लिखित स्वर बेटा हमारे 13 होते हैं, ठीक है, जिसमें से 11 हमारे स्वर होते हैं, स्वतंत्र स्वर, ठीक है, और 2 हमारे अयोगवाह होते हैं, वाह, ठीक है, 2 हमारे अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग और अंगा, ठीक है, ये 2 बेटा हमारे अयोगवाह होते हैं। प्रश्न संख्या 9, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। 4 विकल्प हैं बेटा, ए स्वर के बिना, बी अनुस्वार के बिना, सी उपसर्ग के बिना और डी विसर्ग के बिना। तो बेटा ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता। और मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लगती है, यानी कि स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। जैसे आप कोई भी व्यंजन उठा लो, मैंने लिखा ग, तो यदि मैं इसे तोड़ दूंगी तो क्या हो जाएगा, ग प्लस है। जब तक ग में है नहीं जुड़ेगा, आप ग नहीं बोल सकते, गमला नहीं लिख सकते, गिमला करके कुछ लिखेंगे। इसलिए व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है बेटा, आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 10, इसमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। बेटा 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए ड, बी झ, सी ढ और डी क्ष। तो बेटा इसमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, वो कौन सा है, क्ष। ये क्ष किस किस के योग से बनता है बेटा, ये बनता है क प्लस श, इसके संयोग से ये क्षय बनता है, ठीक है बेटा, आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। क्षय संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। और कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। और ये 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्षय, त्रय, य और श्र, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, चलिए, ये वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ग क्या है, हमारे 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, 2 वर्णों के योग से बनते हैं, ठीक है। देखते हैं बेटा विकल्प देखते हैं, ज और इया के संयोग से, ज और न्याय के संयोग से, ज और इया के संयोग से, ज और ध के संयोग से। यानी कि विकल्प ए यदि हम देखते हैं तो ज में ए नहीं है और इया के संयोग से, विकल्प बी ज और न्याय के संयोग से, विकल्प सी ज और इया के संयोग से और विकल्प डी ज और ध के संयोग से। तो बेटा जो आपका सही आंसर है वो है विकल्प ए, ज हलंत वाला और इय के संयोग से आपका ग संयुक्त वर्ण बनता है। और संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 12, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। ए ग के बाद, बी त्र के बाद, सी है के बाद और डी क के बाद। देखिए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर होते हैं 4, इसमें से एक होता है क्षय। इसका निर्माण किस किस से होता है, क प्लस क्षय से। और यदि हम इसे शब्दकोश में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये हमें, इसका क्रम हमें किसके बाद मिलेगा बेटा, क के बाद।
यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा डी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। हिंदी शब्दकोश में श आपको क के बाद देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न संख्या 13, श वर्ण किसके योग से बनता है? तो बेटा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चलिए देखते हैं। 4 विकल्प दिए हुए हैं बेटा, ए क और छ के संयोग से, बी क और क्ष के संयोग से, विकल्प सी क और श के संयोग से, और विकल्प डी क और च के संयोग से। अब देखिए बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, ये क्ष क्या होता है, ये होता है संयुक्त व्यंजन, और ये किस किस के संयोग से बनता है? क, हलंत वाला का प्लस श। देखते हैं विकल्प किससे मिलता है? सी से। तो बेटा तो ये याद रखना बेटा, ये जिसमें नीचे हलंत लगा हो ये उसी उसी से बनता है, उसी वाले कैसे, पूर्ण कैसे नहीं, का प्लस श के संयोग से क्ष बनता है। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, इसमें से कौन से व्यंजन अंत्यस्थ व्यंजन है? चलिए बेटा विकल्प देखते हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए या र ल व, बी क ख ग घ, सी श त्र ग स्र, डी प फ ब भ। तो बेटा अंत्यस्थ व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? मैंने आपको जब फर्स्ट प्रश्न पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि हमारे 4 अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही। अब देखते हैं बेटा बाकी कौन कौन से हैं। ये देखिए बेटा क ख ग घ, ये कौन से हैं? ये आपके कंठ हैं, कंठ स्वर। कौन से? कंठ से बोले जाने वाले स्पर्श व्यंजन है। कौन से? स्पर्श व्यंजन। ये प फ ब भ किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। किससे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। और ये कौन क्या है बेटा? आपके संयुक्त वर्ण। छ त्र ग त्र, ये 4 आपके क्या है? संयुक्त वर्ण। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न संख्या 15, इसमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? 4 विकल्प है बेटा, ए ता, बी ग, सी पा और डी चा। तो बेटा देखिए पहले हम देखते हैं कि कंठ से बोले जाने वाली ध्वनियां कौन सी हैं। तो क वर्ग को बेटा हम कंठ से बोलते हैं, क ख ग और घ। ये किससे बोलते हैं बेटा? ये हम कंठ से बोलते हैं। किससे बोलते हैं इन चारों को? हम कंठ से। और जितने भी इसके बाद की अन्य खालियां होती है बेटा वो 5 इयम अणनम व, इन्हें हम नासिका से बोलते हैं। ठीक है, अब इसे हम कंठ से बोलते हैं। अब देखते हैं बेटा, यदि आपको ये भी याद न रहे कि क वर्ग को हम कंठ से बोलते हैं, देखिए क से क से कंठ, ये केवल इसी में मिलता है। तो आपको ये भी याद न रहे तो आपको स्वरों को बोल के देखना है, वर्णों को आपको बोल के देख लेना है। आपकी जीभ दंत पे लग रही है, यानी कि आप इसे दांत से बोलते हैं। दंत, जीवा जब दंत पे लगे तो दंत वर्ण होता है। ग, देखिए गले से आवाज निकल रही है, लेकिन क्या है ये? कंठ। कौन सा वर्ण है? कंठ। इसे हम कहां से उच्चारित करते हैं? कंठ से। पा, हमारे दोनों होंठ मिल गए, मतलब ये ओष्ठ है। सी क्या है? ओष्ठ है। चा, चा, जब आप चा बोलेंगे आपकी जीवा तालु में जाके मिलेगी। इचू ऐसा नाम तालु, ये तालु से बोले जाते हैं। तो बेटा आपका जो कंठ से बोले जाने वाला विकल्प है वो है बी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ग को हम कंठ से ही बोलते हैं। प्रश्न संख्या 16, ग जय छ च ट, इसमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? चलिए देखते हैं बेटा विकल्प, ए 0, बी 3, सी 1 और डी 2। तो बेटा चलिए इसके लिए पहले हम एक टेबल बनाते हैं बेटा। हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। वर्णों कितने वर्ग होते हैं बेटा? 5। क, च, ट, ट और ट। ठीक है, अब देखते हैं क वर्ग में क्या होता है? क, ख, ग, घ, जिसे हम कंठ से बोलते हैं। ठीक है, च, छ, ज और झ, जिसे हम तालु से बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब इसमें किसकी बात की गई है? इसमें बात की गई है तालव्य की। ऐसी ट वर्ग होता है, ट ठ ड ढ, ट थ द ध, प फ ब भ। इसमें पूछा नहीं गया, इसलिए इतने इतने में ही बात करते हैं बेटा, तभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि ग, ग इन्होंने कहा तालव्य नहीं बेटा, ये का क्या होता है? ये कंठ वर्ग होता है, कंठ से बोले जाने वाला वर्ग होता है। का कंठ से बोले जाते हैं, तो क ख ग घ किससे बोले जाते हैं बेटा? कंठ से। तो क्या ये तो है नहीं। ठीक है, अब कितनी संख्या बचती है? 4। चलिए देखते हैं दूसरा, जय, इचू या सा नाम तालु, यानी कि ये च वर्ग को हम तालु से बोलते हैं, ये ठीक है। ठीक है, इसे हम तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तालव्य। ठीक है, ये तालव्य है। अब
जय को हम तालव्य से बोलते हैं, इसकी एक जो शर्त है बेटा ये पूरी हो रही है जय की, ठीक है। अब ये कह रहा है महाप्राण। देखिए बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण होता है, तीसरा फिर अल्प प्राण होता है, चौथा फिर महाप्राण होता है। अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखिए यदि हम गय की बात करें तो गय क्या होता है, अल्प प्राण। इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, महाप्राण, यानी कि जय इसमें से बाहर हो जाता है, ठीक है। अब बात होती है बेटा छह की, ठीक बात है। छह क्या है बेटा, छह हमारा तालव्य है, ठीक है, क्योंकि ये च के ग्रुप में, च किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। ये हमारा तालव्य है च, और च हमारा महाप्राण भी है। अब देखते हैं ये हमारा घोष है या नहीं है। अब देख लिए बेटा, घोष के लिए भी एक टेबल होती है। जो हमारे पहले दो वर्ण होते हैं ये बेटा हमारे अघोष होते हैं, अघोष, अघोष, ठीक है। और जो बाद वाले होते हैं बेटा ये होते हैं घोष, इन्हें घोष या सघोष भी कहते हैं, ठीक है, घोष, ठीक है बेटा। अब देखिए ये क्या कह रहा है इसमें, हमारे इसके ये दो महाप्राण देखिए छह। अब देखिए ये इसमें पूछ रहा है घोष, यानी कि ये छह क्या है, छह तो अघोष है, यानी कि छह भी नहीं है। अब छह पे आते हैं, छह हमारा तालव्य है, ये बात सही है। छह हमारा महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है, ये भी गलत हो जाता है। अब तय पे आते हैं, तय हमारा क्या है बेटा, तय हमारा तालव्य ही नहीं है, तो ये भी गलत है। यानी कि जय जय छह छह और तय, इसमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण एक भी नहीं है, आपका जीरो विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 17, इसमें से किसका किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। चार विकल्प हैं बेटा, एक गय, बी तय, सी चय और डी तय। तो बेटा ओष्ठ से जो वर्ग वर्ग बोला जाता है, देखिए मैंने आपको बताया था हमारे चार वर्ग होते हैं, क च ट त प, उसमें से जो ओष्ठ से बोला जाता है वो कौन से वर्ण होते हैं बेटा, कौन से होते हैं ओष्ठ से बोले जाने वाले, प, फ, ब और भ, ठीक है बेटा। प, फ, ब और भ, ये चार वर्ण हम ओष्ठ से बोलते हैं, यानी कि आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आप ये भूल जाते हैं तो आप इन्हें बोल के देख लीजिए, ग कंठ से है, ता, ता किससे बोल रहे हैं आप, ता बोल रहे हैं बेटा आप दंत से, ता, आपकी जीभ दंत पे जाके मिल रही है तो ता दंत से है। चा तालु से, इचू ऐसा नाम तालु, तालु से बोला जाएगा, ठीक है बेटा। इनके अपने कुछ सूत्र होते हैं, उन सूत्रों से आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस आप ये देख लीजिए। जब हम बोलते हैं ग कंठ से निकल रहा है, ता ता आपकी जीभ दंत पे जाके, पीछे दांतों पे जाके मिल रही है, तो ये दंत है। और च, ता लग गया, च च च, इचू ऐसा नाम तालु, ये कौन सा बेटा, ये ता लग गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, क वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, हमने आपको भी बताया था बेटा। देखते हैं, चार विकल्प है, ए मूर्धन्य है, बी नासिका, सी तालु और डी ओष्ठ है। तो बेटा पा वर्ग किससे बोला जाता है, पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। देखिए पा पा, आप बोल के देखेंगे पा, हमारे दोनों ओठ आपस में मिल जाएंगे। प्रश्न संख्या 19, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण दी, उदाहरण कौन सा है, ठीक है बेटा, जो मूर्धा से बोला जाता है। तो देखते हैं, देखिए बेटा ए विकल्प पे क्या है, तय, बी में ड, सी में ट और डी च। तो देखिए बेटा पै, पै किससे बोले जा रहा है, पै ओष्ठ से बोला जा रहा है, तो वो मूर्धा है नहीं। ड, ड, डा भी नहीं है, ठीक है। और टा, ऋतु रसना मूर्धा, टा टा, जब आप टा बोलेंगे तो आपकी जीभ बैंड होके आपके तालव्य के ऊपर लग के बैंड हो जाएगी, तो ऋतु रसना मूर्धा, तो ट क्या हो जाएगा बेटा आपका, ट आपका मूर्धा से बोला जाने वाला अल्प प्राण अघोष व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। मैंने जो आपको टेबल बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जब हम लिखते हैं टा वाला ही लिख लेते हैं, ठीक है, ठ, ठ, ड और ढ, ठीक है। देखिए बेटा अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्प प्राण, ठीक है, ये हमारा ठीक ठीक है।
शुरू के दो वर्ण क्या होते हैं? अघोष होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। तो अघोष अघोष ये ठीक है। तो ट वर्ग हमारा बिल्कुल सही है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर इस वीडियो को आप एक दो बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। आपके वर्णमाला से संबंधित प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे बेटा। प्रश्न संख्या 20, दंत्य, वर्त्स्य, अल्प प्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए बेटा, चार विकल्प है। एच, बीट, सीठ और डी तय। ये पूछा है बेटा दंत्य, ठीक है। मैंने आपको कहा आप बोल के देख लीजिए, ठीक है। च, च, च तो नहीं है, तो च नहीं है। ट, ट भी नहीं है, है भी नहीं है। तय, तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? तय, लिरा तुलसा नाम दंत्य, यानी कि तय वर्ग हमारा कहां से बोला जाता है बेटा? दंत्य से बोला जाता है। जब हम बोलते हैं तय, तो हमारी जीभ दांतों के मसूड़े जो हमारे होते हैं पीछे से वहां जाके लगती है। और देखिए, अगर हम इसे इस वाली श्रेणी पर और इस वाली श्रेणी पर देखें तो हम त वर्ग को लिखेंगे। मैंने कहा था ना 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त, प। तो त को लिखेंगे त, थ, द और ध, ठीक है बेटा। अब देखिए, पहला वर्ण होता है अल्प प्राण, ये अल्प प्राण है। दूसरा महाप्राण होता है, आपसे पूछा गया तय अल्प प्राण हो, वो दंत्य वर्ण क्या हो? अल्प प्राण हो, तय अल्प प्राण है, ठीक है। क्या है? तय अल्प प्राण। अल्प प्राण वो होते हैं बेटा जिनके बोलने में कम हवा लगती है, ठीक है। महाप्राण वो होते हैं जिनके बोलने में अधिक हवा मुंह से बाहर निकलती है, ठीक है बेटा। अब देखते हैं दूसरा दिया अघोष। तो पहले दो वर्ण कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। ये भी अघोष है और ये भी अघोष है, अघोष, और ये भी अघोष, ठीक है बेटा। तो आपका डी विकल्प बिल्कुल सही है। तय जो वर्ण है वो आपका दंत्य है। प्रश्न संख्या 21, ओष्ठ्य, अल्प प्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये पूछ रहे हैं बेटा ओष्ठ्य। मैंने आपको पहले कहा है, अब बोल के देख लीजिए। चले बोलते हैं। ए भय, बी बै, सी तय और डी है। अब देखिए, इन्होंने चारों ही जो हमारे विकल्प हैं वो ओष्ठ्य दे दिए। कौन कौन से होते हैं ओष्ठ्य वर्ण? कौन कौन से होते हैं बेटा? प, है, ड और भ। अब ये चारों विकल्प ये वाली कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अब देखते हैं बेटा अल्प प्राण वाली। पहला लेटर क्या होता है हमारा? अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, फिर तीसरा अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, ठीक है बेटा। अब तय अल्प प्राण भी है, ठीक है। अब देखते हैं घोष। अब पहले जो दो लेटर वो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं अघोष, अघोष। यानी कि प क्या है बेटा? प अघोष है और है भी अघोष, अघोष, ठीक है। अब वह है घोष, ठीक है। यानी कि ये दोनों नहीं, प नहीं हो सकते, ठीक है भी नहीं हो सकते। हमने ये दोनों देख लिया। बै देखते हैं बेटा, बै क्या है आपका? बै आपका अल्प प्राण है, ठीक है। ओष्ठ भी है, अल्प प्राण भी है और घोष भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बै। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएं, आप टेबल बनाकर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 22, ओष्ठ्य, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण कौन सा है? चार विकल्प दिए हुए हैं बेटा। ये पीछे वाला प्रश्न ही रिपीट हो गया बेटा, और इसका आंसर कौन सा है? चार विकल्प दिए हुए हैं। ए है, बी बै, सी तय और डी वै। तो बेटा इसका सही विकल्प है बी वै, ठीक है। वै विकल्प आपका बिल्कुल सही है। पीछे ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम डिटेल में आपको बता चुके हैं। चलिए प्रश्न संख्या 23, इसमें से वै की ध्वनि कौन सी है? देखिए चार विकल्प है। ए उष्ट, बी ओष्ट, सी दंत्य और डी तालव्य। तो बेटा इसमें जो बै की ध्वनि है वो कौन सी है? बै, ओष्ट। आप बोल के देख लीजिए बै, आपके दोनों होठ मिल जाएंगे आपस में। तो आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, ओष्ठ्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? यानी कि आपको जो चार विकल्प दिए हुए हैं, ये सारी शर्तें उसमें पूरी होनी चाहिए। वो ओष्ठ्य भी होना चाहिए, वो महाप्राण भी होना चाहिए, वो घोष भी होना चाहिए। वर्ण का
उदाहरण कौन सा है? चलिए देखते हैं, 4 विकल्प है। ए वह, बी भय, सी है और डी है। पहली बात तो इन्होंने ओस्टे कहा है, ठीक है बेटा। तो पहले हम बी विकल्प देखते हैं, भय। ओस्टे वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे? प, है, द और है, ठीक है। ये हमारे ओस्टे यानी कि वह, ठीक है। अब चलिए बेटा देखते हैं ओस्टे में, ये हमारे ओस्टे वर्ण है, देखते हैं। ये एक शर्त पूरी हो जाती है हमारे भय को लेकर, ठीक है बेटा। भय को लेके भी पूरी हो रही है और भय को लेके भी पूरी हो जाती है। चलिए महाप्राण देखते हैं। मैंने क्या बताया था बेटा? पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, फिर अल्प प्राण और फिर महाप्राण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भय है, तो ये क्या करें? महाप्राण। तो भय क्या है बेटा? भय महाप्राण है, ठीक है। अब घोष देखते हैं। पहले वर्ण के पहले 2 लेटर क्या होते हैं बेटा? अघोष। तय हो गया हमारा अघोष, है भी हो गया हमारा अघोष, ठीक है। अब हमारा व क्या हो गया? घोष, और भय क्या हो गया? घोष, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा बी विकल्प है भय, ये ओष्ठ भी है, ये महाप्राण भी है और ये घोष भी है। आपका सही विकल्प हो जाएगा बेटा भय। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, प्रश्न संख्या 25। मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? 4 विकल्प है। ए 6, बी है, सी ध और डी ध। तो बेटा सबसे पहले मूर्धन्य देखते हैं हम कौन सा है। तो मूर्धन्य कौन से होते हैं बेटा? कंठ वर्ग होता है हमारा, ठीक है। का वर्ग हमारा कंठ वर्ग हो गया। हमारे 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से? का, चा, टा, ता और पा। ये बेटा हमारे 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। का वर्ग किससे बोला जाता है? कंठ से। चा वर्ग किससे बोला जाता है? तालु से। टा वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। टा वर्ग किससे बोला जाता है? दंत से। और पा वर्ग किससे बोला जाता है? ओष्ठ्य से, ठीक है बेटा। पावर किससे बोला जाता है? ओष्ठ्य से। तो ये क्या पूछ रहे हैं? मूर्धन्य महाप्राण अघोष। तो यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? ट वर्ग की बात कर रहे हैं। तो यदि हम ट वर्ग को लिखते हैं बेटा, तो ट है, ड और ढ, ठीक है। देखिए तो इसमें कौन सा वर्ण आ जाता है? ठ, ठीक है। ठ आगे अब देखते हैं महाप्राण है या नहीं है। तो पहला वर्ण अल्प प्राण, दूसरा वर्ण महाप्राण, तीसरा वर्ण अल्प प्राण, चौथा वर्ण भी महाप्राण, ठीक है। अब अघोष देखते हैं बेटा। पहले 2 वर्ण कौन से होते हैं? अघोष, अघोष और अघोष। बाद के 3 क्या होते हैं? घोष, 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 ठीक है बेटा। तो आपका जो ठ है, ये बी विकल्प, ये सारे देखिए बेटा, ये ठ महाप्राण भी है और अघोष भी है। तो ये सारी मान्यताओं पर पूर्ण उतर रहा है, यानी कि आपका बी विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको 25 प्रश्न पूरी डिटेल में पढ़ाए हैं। यहाँ केवल आपको 25 प्रश्न पढ़ाए गए हैं, बाकी बताया पूरी वर्णमाला के बारे में गए हैं। आप इस वीडियो को 2-4 बार ध्यान से देखें, आपको ये क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बेटा हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि प्रत्येक नई वीडियो आपको मिल सके। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या, कोई भी प्रश्न या आपके मन में कोई भी विचार है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।